गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द बेल्ट। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम आपने पढ़ा है, ट्रांसमिशन सिस्टम आपने पढ़ा है। ट्रांसमिशन सिस्टम का एक पार्ट है बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम में दो तरह की ड्राइव्स हमने पढ़ी है, ओपन बेल्ट ड्राइव और एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम किस काम आता है? एक पॉइंट से, एक प्लेस से अगर आपको पावर दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम काम में लेते हैं, ठीक है। तो उसका एक पार्ट है या उसका एक टाइप है बेल्ट ड्राइव सिस्टम। बेल्ट ड्राइव सिस्टम को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, ये वाला ड्राइवर है। मान लीजिए हमने इसको ड्राइवर ले लिया। ड्राइवर वो सिस्टम है जहां पर पावर प्रोड्यूस होगी। इस पावर को मुझे कहां तक ले जाना है? इस प्लेस तक ले जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पुली लगा दी, यहाँ पर भी हमने पुली लगा दी और उस पुली के ऊपर हमने क्या कर दिया है, बेल्ट को चढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये बेल्ट क्या करेगी, यहाँ से पावर यहाँ तक लेके जाएगी। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एट सम डिस्टेंस। अगर किसी डिस्टेंस तक आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हमने ड्राइवर पुली ले लिया, जहां पर पावर प्रोड्यूस होगी वो ड्राइवर होगा, ठीक है। और जहां हमें पावर भेजनी है या पावर सेंड करनी है ये हो जाएगा ड्रिवन। तो ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर किसके थ्रू आएगी? बेल्ट के। ये बेल्ट है, ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी डायरेक्शन, इसकी रोटेशनल की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अगर आपको इस पुली को भी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम यूज में लेते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ये ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज चलेगी तो ड्रिवन भी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर आपको इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। यह सिस्टम कहलाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम। अगर इसमें, अगर ये पुली क्लॉकवाइज घूमती है तो आप देखेंगे कि ये बेल्ट इस तरह से चलेगी और ये पुली इस तरह से घूमेगी। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर आपको सेम डायरेक्शन में ड्रिवन पुली को घुमाना है, ठीक है, तो हम लेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम। और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है तो हम लेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। देखिए, A power of 3 kilowatt is transmitted by an open belt drive system। यहाँ हमें open belt drive system दिया हुआ है, तो ये open belt drive system है, ठीक है। पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है? 3 किलोवाट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर इज इक्वल टू 3 किलोवाट। इतनी पावर हमें ट्रांसमिट करनी है। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बेल्ट रन होगी over the pulley, this linear velocity is called v। तो v कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। पुली रोटेट कर रही है और बेल्ट इस तरह से जा रही है तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। द एंगल ऑफ लेप ऑन स्मॉलर पुली इज 165 डिग्री। एंगल ऑफ लेप क्या होगा? जिस एंगल तक बेल्ट और पुली का कांटेक्ट होता है वो एंगल ऑफ लेप होता है। जिस एंगल तक बेल्ट और पुली का कांटेक्ट होता है वो एंगल ऑफ लेप होता है, उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए, छोटी पुली की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इनमें एंगल हम कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर से। ये देखिए, अगर इस एंगल को मैं मेजर करूँ, इसको हम लेंगे थीटा से, तो ये होगा एंगल ऑफ लेप। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 165 डिग्री। इसको हम एंगल ऑफ लैप भी कहते हैं और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप होगी पुली और बेल्ट के बीच में, ओके। तो ग्रिप जो होती है बेल्ट और पुली की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, एंगल ऑफ लैप कितना है, और दूसरा
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है उनकी सरफेसेस का। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? पुली और बेल्ट की जो सरफेस है उनके बीच का फ्रिक्शन है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही पुली और बेल्ट की ग्रिप अच्छी होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? बेल्ट और पुली की सरफेस के मटेरियल पे, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसकी रफनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ लेप जो है वो हमने डिग्री में लिया है। जब भी हम न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते हैं हम कभी भी डिग्री में नहीं रखते, हम उसको किस में रखते हैं? रेडियन में। तो पहला काम है आपका इसको 165 डिग्री को रेडियन में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में किस तरह से चेंज करेंगे? 165 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये जो वैल्यू है ये रेडियन में चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 2.88 रेडियन। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.88 रेडियन। ओके, थीटा हो गया, पावर हो गया और म्यू हो गया। ठीक है, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन इन फॉलोइंग केसेस। आप देखिए जो भी पावर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो पावर अगर हम इनमें से कोई पैरामीटर, इनमें से ये पैरामीटर अगर हम चेंज कर दें तो उस पावर पे क्या इफेक्ट आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मल पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। उस पावर को कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हम इनिशियल टेंशन को बढ़ा दें 10% तो पावर पे कितना इफेक्ट आएगा। अगर हम एंगल ऑफ लैप को बढ़ा दें 8% तो पावर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दें 8% तो पावर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो मैं पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ, पावर क्या होगी। ठीक है, अच्छा इनिशियल पावर तो आपको दे रखी है 3 किलोवाट, तो कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पावर गिवन है 3 किलोवाट। अगर गिवन नहीं होती तो हम पावर किससे निकालते स्टूडेंट? पावर का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू वी, ये पावर का फॉर्मूला होता है। T1 क्या होगा? टेंशन एट टाइट साइड। T2 क्या होगा? टेंशन एट स्लेक साइड। V क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। ठीक है, टाइट साइड और स्लेक साइड का टेंशन आप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टाइट साइड कहाँ है और टेंशन स्लेक साइड कहाँ है? तो हम ड्राइवर पुली पे जाते हैं। ड्राइवर पुली पे आप देखिए जिस साइड से पुली बेल्ट को पिक कर रही है, ये पुली बेल्ट को यहाँ पर पिक कर रही है तो ये साइड तो हो जाएगी टाइट साइड, इसको हम कहेंगे टाइट साइड। और ये पुली बेल्ट को यहाँ पर छोड़ रही है, लेफ्ट कर रही है, तो यहाँ होगा स्लेक साइड। तो पुली जिस साइड से बेल्ट को खींचती है वो टाइट साइड होती है और जिस साइड पर उसको छोड़ देती है वो स्लेक साइड होती है। तो यहाँ अपर साइड स्लेक साइड है और लोअर साइड टाइट साइड है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो होगा टेंशन एट साइड टाइट साइड और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो होगा टेंशन एट स्लेक साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए हमें पहले कैलकुलेट करना होगा T1 एंड T2। तो T1 T2 कितना होगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी तो हम इनिशियल टेंशन को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आप इनिशियल टेंशन को कैलकुलेट करो, उसके बाद हम इस इनिशियल टेंशन में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले T1 और T2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहला मेरा काम है इनिशियल टेंशन निकालना। इनिशियल टेंशन, तो देखिए इनिशियल टेंशन क्या होता है, T0 इज इक्वल टू होता है T1 प्लस T2 बाई 2। तो हमारे पास ना तो T1 है और ना ही T2 है। तो सबसे पहला वर्क है हमारा T1 T2 कैलकुलेट करना। टेंशन एट टाइट साइड क्या होगा और टेंशन एट स्लेक साइड क्या होगा। तो इसके लिए हम पहला फॉर्मूला लेते हैं पावर का, T1 माइनस T2 इंटू वी। पावर हमें दी हुई है 3 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर दें। T1 हमें पता नहीं है, T2 भी हमें पता नहीं है, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा वेलोसिटी भी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हमने 3 रख दिया।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो अननोन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन हम और लगाते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, टेंशन रेशो। टेंशन एट टाइट साइड अपॉन टेंशन एट स्लेक साइड वो इक्वल टू होता है ई की पावर म्यू थीटा के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। टाइट साइड का टेंशन डिवाइडेड बाय स्लेक साइड का टेंशन वो होता है ई की पावर म्यू थीटा के। ठीक है, आप देखिए T1 अपॉन T2 ई की पावर म्यू तो है 0.3 और थीटा हमने निकाला था 2.88 रेडियन। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है स्टूडेंट 2.37। तो T1 अपॉन T2 आ गया 2.37। तो यहाँ से T1 कितना हो गया 2.37 T2। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 1 में। तो अगर मैं T1 की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। T1 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 2.37, T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 1000। तो हमारे पास T2 आ गया 1000 अपॉन 1.37। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें T2 की वैल्यू मिलेगी 729.9 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो T1 कितना हो जाएगा 2.37 इंटू T2। ये देखिए T1 ये रहा 2.37 इंटू T2। यहाँ पर हम T2 की वैल्यू रख देते हैं। तो T1 हमें मिलेगा 1729.9 न्यूटन। तो इस तरह से हमने T1 T2 कैलकुलेट कर लिए। अब आप इनिशियल टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इनिशियल टेंशन कितना हो जाएगा T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। T1 हो गया 1729.9 और ये हो गया 729.9 अपॉन 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इनिशियल टेंशन को तो T0 की वैल्यू हमें मिलेगी 1229.9 न्यूटन। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इनिशियल टेंशन हमने निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम इस इनिशियल टेंशन को इंक्रीज करेंगे 10%। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। हमने इनिशियल टेंशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इनिशियल टेंशन को 10% इंक्रीज करेंगे और हम देखेंगे कि पावर कैलकुलेशन पे या फिर पावर डेवलप्ड बाय द बेल ड्राइव सिस्टम कितना इफेक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इनिशियल टेंशन को 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए हमने टेंशन को इंक्रीज करके कर दिया T0 डैश। तो T0 डैश कितना हो गया T0 प्लस 10% ऑफ T0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.1 T0। आप इसमें वैल्यू डाल दें T0 की तो 1229.9। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 1352.9 न्यूटन। देखिए इनिशियल टेंशन चेंज होकर कितना हो गया 1352.9 न्यूटन। और देखिए इनिशियल टेंशन किस पर डिपेंड कर रहा है T1 और T2 की वैल्यू पर। तो अगर इनिशियल टेंशन की वैल्यू आपने चेंज कर दी तो ऑब्वियसली T1 और T2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं T0 डैश इज इक्वल टू T1 डैश प्लस T2 डैश अपॉन 2। क्योंकि हमने इनिशियल टेंशन को चेंज कर दिया है इसलिए अब T1 और T2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी T1 डैश एंड T2 डैश। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 2T0 डैश। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1352.9। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी 2705.8 न्यूटन। तो देखिए ये T1 डैश प्लस T2 डैश की वैल्यू आ गई। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3।
अगेन T1 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने चेंज नहीं किया है, थीटा हमने चेंज नहीं किया है, इस वजह से इनका रेशो भी चेंज नहीं होगा। इनका सम चेंज हो जाएगा लेकिन रेशो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये था आपका 0.3 और ये था 2.88 और ये हमारे पास आया था 2.37। तो यहाँ पर T1 डैश बराबर हो जाएगा 2.37 इंटू T2 डैश। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन 4 को 3 में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन 3, तो देखिए T1 डैश प्लस T2 डैश बराबर 2705.8 है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। T1 डैश की वैल्यू हमने रख दी इसमें, यहाँ से हम T2 डैश कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट T2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 802.9 न्यूटन। तो जब हमने इनिशियल टेंशन चेंज किया उसकी वजह से स्लैक साइड का टेंशन चेंज हो गया 802.9। तो अब हम क्या करेंगे, हम T1 डैश निकाल लेंगे। तो देखिए T1 डैश कितना होगा, T1 डैश इज इक्वल टू होगा 2.37 T2 डैश। ये हो गया 2.37 इंटू 802.9। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1902.9 न्यूटन। ठीक है, तो ये T1 डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास अब जब हमने इनिशियल टेंशन चेंज किया, इनिशियल टेंशन चेंज करने से हमें क्या मिला, हमें मिला कि T1 की वैल्यू भी बढ़ गई और T2 की वैल्यू भी बढ़ गई। तो T1 की वैल्यू इंक्रीज हो गए, देखिए पहले कितनी थी, T1 की वैल्यू 1729.9, वो चेंज होकर कितनी हो गई 1902.9। पहले T2 की वैल्यू कितनी थी 729.9, अब चेंज होकर कितनी हो गई 802.9 न्यूटन। तो जब हमने इनिशियल टेंशन इंक्रीज किया तो T1 और T2 डैश की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्योंकि पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पावर किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल टेंशन पे। ठीक है, सॉरी टाइट साइड और स्लैक साइड के टेंशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 डैश की वैल्यू रख देते हैं 1902.9 और ये रख दिया हमने 802.9 और इंटू 3। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 3299.9 वाट। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 3.3 किलोवाट। तो देखिए पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इंक्रीज हो गया। तो जब हम इनिशियल टेंशन को इंक्रीज करते हैं उसके कारण T1 T2 डैश की वैल्यू बढ़ जाती है और जब T1 T2 डैश की वैल्यू बढ़ती है तो पावर ट्रांसमिशन भी बढ़ जाता है। पहले पावर ट्रांसमिशन कितना था 3 किलोवाट, अब कितना हो गया 3.3 किलोवाट। हमें परसेंटेज में आंसर देना है कि पावर ट्रांसमिशन पे कितना इफेक्ट आया। तो हम चेंज ले लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन पावर ट्रांसमिशन। तो ये होगा P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। तो ये हो गया 3.3 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100। तो यहाँ आएगा आपके 10%। तो पावर ट्रांसमिशन कितना हो गया 10% इंक्रीज हो गया। तो जब हम इनिशियल टेंशन को 10% इंक्रीज करेंगे तो पावर ट्रांसमिशन 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये पहला जो स्टेप है, पहला जो ये स्टेप है जिसमें मैंने इनिशियल टेंशन को इंक्रीज किया है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप लेते हैं।
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ लैप इज इंक्रीज बाय 8%। अब हम एंगल ऑफ लैप में चेंज करेंगे। एंगल ऑफ लैप कितना था अपना, थीटा, ये था आपके पास 2.88 रेडियन। 165 डिग्री था, उसको हमने चेंज किया था रेडियन में, 2.88 रेडियन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ लैप को चेंज कर रहे हैं, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा प्लस कितना परसेंट बढ़ाया हमने, 8%, तो 8% ऑफ थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1.08 थीटा, और इसको हम लिखते हैं 1.08 इंटू 2.88। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3.11 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमने थीटा को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब थीटा को हम इंक्रीज करेंगे तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि T1 अपॉन T2 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया T1 डैश एंड T2 डैश। यहाँ भी मैं डैश ले रहा हूँ क्योंकि अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो डबल डैश भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये T1 डैश अपॉन T2 डैश क्या हो गया, ई की पावर म्यू थीटा डैश। तो यहाँ पर हमने ले लिया T1 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल टू म्यू है 0.3 और थीटा डैश है 3.11। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.54। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई T1 डैश इज इक्वल टू 2.54 T2 डैश। ठीक है, अब देखिए तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहता है, तो अगर हम पुली में देखें तो मैक्सिमम टेंशन वहाँ होता है जहाँ टाइट साइड होती है और मिनिमम टेंशन वहाँ होता है जहाँ स्लैक साइड होती है। तो मैक्सिमम टेंशन होगा ये और मिनिमम टेंशन होगा ये। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर द सेम स्पीड एंड मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन का मतलब हो गया टेंशन एट टाइट साइड, इसका मतलब है T1 डैश बराबर किसके होगा, T1 के। ठीक है, तो टाइट साइड पे जो टेंशन है वो सेम रहेगा इस केस में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि T1 डैश इज इक्वल टू 2.54 T2 डैश, और ये किसके बराबर होगा, T1 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए T1 की वैल्यू कितनी थी, 1729.9 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं T1 डैश इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1729.9 न्यूटन। तो जब देखिए T1 डैश की वैल्यू चेंज हो गई, सॉरी T1 डैश होगा वही है, T2 डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और T2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ से देखिए T1 डैश अपॉन 2.54, तो 1729.9 अपॉन 2.54। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 680.7 न्यूटन। ठीक है, अब हम पावर पे कितने, क्योंकि देखिए पावर डिपेंड करती है T1 और T2 पर, तो यहाँ T1 तो सेम है लेकिन T2 डैश चेंज हो गया, इसका मतलब है यहाँ पावर ट्रांसमिशन भी चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम चेंज इन पावर निकालेंगे तो देखिए जो पावर चेंज हुई है वो कितनी आएगी, T1 डैश माइनस T2 डैश इंटू V। अच्छा, वेलोसिटी भी सेम है फॉर द सेम स्पीड, स्पीड भी वही रखी है जो यहाँ थी। तो ये ले लिया हमने 1729.9 माइनस 680.7 इंटू 3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट हमें वैल्यू मिलेगी 314। ठीक है, अगर हम इसको, ये तो वाट में मिला, अगर इसको हम किलोवाट में चेंज करें तो ये होगा 3.1476 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.1476 किलोवाट पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब ये इंक्रीज पावर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है,
ये परसेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। तो P1 डैश हो गया 3.1476 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4.92%। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमने एंगल ऑफ फ्लेप इंक्रीज कर दिया 8% तो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी 4.92% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से पहली दो स्टेप में हमने देखा कि अगर हम इनिशियल टेंशन बढ़ाते हैं 10% तो 10% पावर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम 8% एंगल ऑफ फ्लेप बढ़ाते हैं तो 4.92% पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम थर्ड स्टेप लेते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे 8%। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का थर्ड पार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय 8%। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेल्ट और पुली की सरफेस का, वो हम इंक्रीज कर देते हैं 8%। तो म्यू डैश कितना हो जाएगा, म्यू प्लस 8% ऑफ म्यू। 8%, म्यू का 8% हमने इंक्रीज कर दिया है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसका 8% हमने इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.08 म्यू। तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 0.3। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 0.324। देखिए पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 था, अभी कितना हो गया 0.324। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गया है तो T1 और T2 का रेशो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि T1 अपॉन T2 क्या होता है, e की पावर म्यू थीटा। अब अगर आपने म्यू चेंज कर दिया है तो ये रेशो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू डैश थीटा कर देते हैं। ठीक है, और T1 अपॉन T2 डैश ये हम करते हैं, T1 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल टू e की पावर म्यू डैश थीटा। T1 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल टू म्यू डैश की वैल्यू हो गई 0.324। एंगल ऑफ फ्लैप उतना ही रखेंगे 2.88। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.54। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया 2.54। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं T1 की। तो T1 डैश कितना हो जाएगा, T1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2.54 T2 डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज किया है, ठीक है, तो इस केस में हम इनिशियल टेंशन की जो वैल्यू है उसको सेम मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पर T1 डैश और T2 डैश का जो रेशो है वो कितना आ रहा है आपका, 2.54 आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल टेंशन की जो वैल्यू है वो हम सेम मान के चलेंगे। तो वो वैल्यू कितनी थी, T0 बराबर T1 डैश प्लस T2 डैश अपॉन 2। और ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपकी थी 1229.9 न्यूटन, 1229.9 न्यूटन। तो इनिशियल टेंशन की वैल्यू हम यहाँ पर सेम मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियल टेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर T1 डैश प्लस T2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2459.8। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास हो गई ये और एक इक्वेशन हो गई ये। 5, 6 को हमने लिया था सेकंड में, तो इसको हम कर देते हैं 7, 8। ठीक है,
अब ये वाली जो वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हम 2.54 T2 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल टू 2459.8, यहाँ से T2 डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम T2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलेगी 694.8 न्यूटन। ये T2 डैश की वैल्यू आ गई। इससे हम T1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए T1 डैश कितना हो गया, 2.54 T2 डैश 2.54 इंटू 694.8। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1764.9 न्यूटन। तो ये जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज किया है तो T1 और T2 डैश की जो वैल्यू है वो चेंज होकर इतनी हो जाएगी, T1 इतना हो जाएगा और T2 डैश इतना हो जाएगा, लेकिन इनका जो रेशो है वो 2.54 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब T1 T2 डैश चेंज हो गए तो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हम P डैश निकाल लेते हैं, T1 डैश माइनस T2 डैश इंटू V। T1 हो गया 1764.9 और ये हो गया 694.8 और वेलोसिटी 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट 3210 वाट, यानी 3.2104 किलोवाट। तो चेंज, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। पावर में कितना चेंज आया, P1 डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100, 3.2104 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज में तो ये हमें वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 7%। तो 7% इंक्रीज्ड। अगर आपको प्लस में वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुई है, अगर आपको माइनस में वैल्यू मिलती है इसका मतलब है चेंज क्या हुआ है, माइनस में हुआ है, यानी पावर डिक्रीज हो गई है। तो अगर प्लस में वैल्यू मिलती है तो इंक्रीज हुई है और माइनस में वैल्यू मिलती है तो डिक्रीज हुई है। तो जहाँ जहाँ भी मैंने प्लस किया है, जैसे चेंजेस में जहाँ मैंने, अगर मान लो आपको कहा जाए कि यहाँ पर 10% डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज, अगर यहाँ डिक्रीज आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे T0 माइनस 10% ऑफ T0, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9 T0। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो इस जगह पर प्लस आएगा और अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो इस जगह पर माइनस आएगा। तो इस तरह से आप डिक्रीमेंट का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आया 7% इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल टेंशन बढ़ाएंगे तो भी पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा, जब हम एंगल ऑफ लेव इंक्रीज करेंगे तो भी पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा, और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे तो भी पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब बेल्ट की जो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है वो इनिशियल टेंशन पे भी डिपेंड करती है, एंगल ऑफ लेव पे भी डिपेंड करती है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट होप यू एंजॉय द न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सेम न्यूमेरिकल परसेंटेज चेंज करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।